Today we are going to do class 8th science NCERT chapter number 5, that is coal and petroleum's important notes. Okay, so firstly it is most important to us to learn the term, to know what refers to fossil fuels कि fossil fuels किसे कहते हैं. So एक clear सी definition है, the fuels or oil or natural gases that are formed from the remains of dead plants and animals of millions of years ago are called fossil fuels. यानी कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन, कोई भी तेल या फिर कोई भी एक नेचुरल गैस जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले किसी एनिमल के रिमेन से या फिर प्लांट के रिमेन से बनी हो तो हम उसे कहेंगे फॉसिल फ्यूल. ओके, दिस टर्म ऑल्सो इंक्लूड्स hydrocarbon containing natural resources that are derived from animal and plant resources, sources. Okay, तो इस टर्म में हाइड्रोकार्बन जो नेचुरल रिसोर्सेज में हाइड्रोकार्बन होता है और वो एनिमल और प्लांट रिसोर्सेज से ली जाती हैं, उनमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनमें से डेराइव्ड किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो हाइड्रोकार्बन को भी हम फॉसिल फ्यूल्स में ऐड करते हैं. So what are the examples of fossil fuels? The examples of the fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. And these are also the natural resources. ये हमें नेचर से मिलते हैं. रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज है वो हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज है. क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है अगर हम देखें तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर से या फिर एनिमल मैटर से हमें मिलता है. तो जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो भी नेचर के ही है, नेचुरली ऑब्जेक्ट्स है, तो हम इन्हें कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? जो कि हमने नेचर से पाया. ये हमने समझ लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज वो जो कि हमने नेचर से पाया. अब नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज एग्जॉस्टिबल एंड सेकेंड इज इनएग्जॉस्टिबल. तो चलिए एग्जॉस्टिबल, ये वर्ड समझेंगे. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Those resources that are available in limited quantity, therefore their overuse must be avoided. Example, fossil fuels. Exhaustible मतलब जिन्हें एग्जॉस्ट कर सकते हैं. अब देखो, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी उनकी मात्रा एक बनी हुई है कि बस ये इतने ही हो सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम उनका ओवर यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं. तो इसीलिए हमें उनका ओवर यूज़ जो है वो अवॉइड करना चाहिए. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने अभी आगे पिछले में पढ़ा कोल एंड पेट्रोलियम. तो पेट्रोल जो है हमारा, पेट्रोल एक एग्जांपल है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का. क्यों? क्योंकि हम सब ने कई बार न्यूज़ के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू या फिर किसी रैली के थ्रू अवेयरनेस देखी है कि स्टॉप द कार ऑन रेड लाइट्स, इंजन ऑफ कर दें ताकि जो पेट्रोल्स है, जो फ्यूल्स हैं, वो हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए हो, हम उसे सारे के सारे को एग्जॉस्ट ना करें. उसे हम कहेंगे एग्जॉस्टिबल. ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स that is inexhaustible. Okay, so inexhaustible are those resources that are available in unlimited quantity. ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, उनकी कोई संख्या है ही नहीं, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है. फॉर एग्जांपल सनलाइट हम कहीं रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. सनलाइट हम कितनी भी ले लेंगे बट वो प्रोड्यूस तो सन से होती हैं, तो वो हम एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे, पूरा ख़त्म नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ द अनदर टॉपिक इज
formation of coal, that is carbonization. Okay, so formation of coal, that is carbonization के बारे में हम पढ़ रहे हैं. Swaps with cane plants hundreds of years ago covered under the earth, then the water and dirt covered them and make a thick once again thick, this is layer. Okay, this is layer, right? Layer here. Layer. Okay, so this is not like, this is layer. After then, the pressure created by rocks, dirt and sediments forms a coal deep in the ground. This whole process of formation of coal is called carbonization. Okay, so फॉर्मेशन ऑफ कोल. फॉर्मेशन यानी कोल कैसे बनता है, कोयला जो है वो कैसे बनता है. कोयला एक बहुत बड़े प्रोसेस से बनता है जिसका नाम है कार्बनाइजेशन. वो कार्बनाइजेशन होता है कैसे है, वो कार्बनाइजेशन जो है हमारे नेचर में ही होता है. नेचर में कैसे होता है कि 100 ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ कि कोई प्लांट है, कोई प्लांट जो था वो अर्थ के अंदर कवर हो गया. मिट्टी की जो लेयर्स हैं वो उस पर लग गई, एक थिक लेयर. ओके, तो उसने उस पर लेयर जो है वाटर और डर्ट की थिक लेयर, मोटी से एक लेयर बनानी शुरू कर दी. उसके बाद रॉक्स और डर्ट्स और सेडिमेंट्स, इन सब ने प्रेशर, दबाव, वो जो रेसिड्यू है उस पर इन लोगों ने दबाव, अपना प्रेशर इंसर्ट किया और फिर ग्राउंड के अंडर में कोल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है. ओके, उसकी फॉर्मेशन होती है. तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन. एक बार दोबारा से हम कर लेते हैं कि पहले कोई प्लांट था, कोई बड़ा सा प्लांट, वो धरती के नीचे यानी थोड़ा अंडरग्राउंड जाके धंस गया. धंसने के बाद क्या हुआ, रॉक, सेडिमेंट्स और डर्ट ने पहले क्या किया, वाटर और डर्ट, पहले वाटर और डर्ट जो है उस पर अपनी एक मोटी सी लेयर जो है बिछाना शुरू कर देंगे. वाटर और डर्ट की लेयर के बाद आएगी रॉक, डर्ट और सेडिमेंट की लेयर. और ये जो लेयर होगी वो प्रेशर जो है इंसर्ट करेगी. और जैसे ये प्रेशर इंसर्ट करेगी तो क्या होगा, एक कोल जो है ज़मीन में अंदर, ग्राउंड में, डीप इन द ग्राउंड फॉर्म हो जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में कोल की फॉर्मेशन हो रही है, उसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन. ओके, क्लियर? Okay, so depending on coal and its content, it can be divided into 3 main parts. कोल और उनके contents के ऊपर डिपेंड करके हम उसे 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज लिग्नाइट, बिटुमिनेस एंड एंथ्रासाइट. पीट, सबसे पहले मैंने लिखा है पीट. पीट इज नॉट अ कोल, बट वो अंडर द प्रोसीजर ऑफ कार्बनाइजेशन होता है. तो ये अभी तक बना नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ नॉट कैटेगराइज्ड एज अ कोल. अभी ये बना नहीं है, पूरा फॉर्म नहीं हुआ, बस इस पर लेयर्स जमी हैं. ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये कोल कहला ही नहीं सकता. ओके, नाउ द सेकेंड इज लिग्नाइट. लिग्नाइट जो होता है ब्राउन कोल होता है. बिटुमिनस, बिटुमिनस थोड़ा सा सॉफ्ट होता है. और एंथ्रासाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. ठीक है, सो हेयर इज द पिक ऑफ एंथ्रासाइट, दैट इज मच हार्ड than bituminous, that is a soft, and lignite, that is something of brown structure, we call it a brown coal. And this is peat, that is not actually coal, but
या इट इज़ इन द प्रोसीजर ऑफ कार्बनाइजेशन। ये अभी थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए हम इसे कोल नहीं बोलेंगे। ओके, इसीलिए हम इसे कोल नहीं बोलते। नाउ अब एक एक करके हम हर एक कोल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे कि ये सब एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे बोला कि कंटेंट के हिसाब से हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो इसमें ऐसा कौन सा कंटेंट होता है कोल में जिसके बेसिस पे हम उसे डिवाइड करते हैं? सो द कंटेंट्स नेम इज कार्बन। तो कार्बन वो कंटेंट है जिसके बेसिस पे हम कोल्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो लिग्नाइट, फर्स्ट पॉइंट, इट हैज़ अ carbon content around 25% to 35%. It is regarded as the lowest grade of coal and it is mainly used for power generation. लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट जो होता है वो जस्ट 25% to 35% होता है। इसमें कार्बन कंटेंट कह सकते हैं 1/4 होता है और ये सबसे लोएस्ट, इट इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। और इसका यूज़ किस में होता है? पावर जनरेशन में। पावर जनरेशन जो होती है उसमें लिग्नाइट का यूज़ होता है। सेकेंड इज बिटुमिनियस। बिटुमिनियस जिसे हमने यहाँ पे कहा था सॉफ्ट कोल। ओके, सो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 62% to 80%. इट इज़ मेनली यूज फॉर पावर जनरेशन। दोबारा से, इसका भी जो कार्बन कंटेंट होता है वो 62% से लेकर 80%, यानी हम कह सकते हैं 3/4 कार्बन कंटेंट होता है इसमें, और ये भी पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है। एंड लास्ट इज एंथ्रासाइट, द हार्ड कोल, जो कि पूरा तरीके से अब बन के तैयार हो चुका है। तो एंथ्रासाइट इज, इट हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 92% to 98%। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है और इसी वजह से, इसके ज़्यादा कार्बन कंटेंट होने की वजह से ही ये हीटिंग में यूज़ होता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे इसका नाम है वैसे ही बिल्कुल नहीं है डिस्ट्रक्टिव, कुछ डिस्ट्रक्ट नहीं करता। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे बोलते हैं और फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कोल को एक प्रोसीजर जिसमें हम कोल को गर्म कर रहे हैं। कब गर्म कर रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब एयर जो है वो वहाँ पे एब्सेंट है, तो उस टाइम हम इस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नॉन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड फर्दर टू ऑब्टेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक coke, coal tar and coal gas that takes place in the absence of air। और ये कोल जो है इसको हीट को किया जाता है। ये कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका नाम होता है कोक, कोल तार और कोल गैस। ये सब जो है इनका जो प्रोडक्शन होता है वो एयर के एब्सेंस में ही होता है। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कोक। कोक इज नॉट दैट कोक जो कि हम पीते हैं, ये कार्बन कंटेंट वाला है। ओके, सो कोक की पिक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, कुछ इस तरीके का दिखता है कोक, एक सॉलिड फॉर्म में। ओके, सो इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज टफ, पोरस, लिक्विड और एयर कैन पास थ्रू इट एंड ब्लैक इन कलर। एक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसमें काफ़ी अच्छा कार्बन जो है मिल सकता है हमें, और ये टफ होता है, पोरस होता है, इसमें छेद होते हैं ताकि जो लिक्विड है और एयर, लिक्विड और गैस दोनों इसके थ्रू पास कर सके। और इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, जैसे कि
दिख रहा है। इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क किया जाता है जब हम किसी मेटल को निकालते हैं, किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ओके, सो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी ये स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल ऑल्सो। Moving towards the next one, that is coal tar. It is a black thick liquid. It is a mixture of 200 different substances like naphthalene, benzene, etc. ये एक ब्लैक कलर का एक मोटा सा लिक्विड होता है जो कि 200 एंड सब्सटेंसेस, अलग अलग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, और इन 200 सब्सटेंसेस में से 2 सब्सटेंसेस जो है नेफ्थलीन और बेंजीन, ये जो है हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो हमने इन्हीं का नाम पढ़ा है। बाकी 200 सब्सटेंसेस का नाम हमने नहीं पढ़ा बिकॉज दे वर नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल तार? सो कोल तार के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। कोल तार, इट इज़ यूज्ड to make synthetic dyes, drugs, perfumes. So it is used to make synthetic dyes, drugs and perfumes, plastic, paint, photography and other materials too. Photography materials में यूज़ होता है। So इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी हैं। और नैफ्थलीन बॉल्स, नैफ्थलीन बॉल्स यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि नैफ्थलीन और बेंजीन का यूज़ होता है। तो नैफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो दे आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड इन अदर इंसेक्ट्स। ओके, हाँ, तो नैफ्थलीन बॉल्स जो होते हैं जो कि मॉथ्स को रिपेल करने में हम काम आते हैं और इंसेक्ट्स को भी रिपेल करने में हमारे काम आते हैं। तो ये चीज़ें नैफ्थलीन बॉल्स जो हैं हमारी, नैफ्थलीन बॉल्स, ये भी जो है हमारी कोल तार से बनती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द पॉइंट टू रिमेंबर इज कोल तार was also used to make roads, that is metallic road, but these days petroleum product that is bitumen is used for making roads. कोल तार जो है पहले रोड्स बनाने में भी काम आता था, मेटेलिक रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने में, बट दीज डेज पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटमिन यूज़ होता है रोड्स बनाने में। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोल गैस। कोल गैस इमेज, कोल गैस जैसे नाम है गैस, तो हाँ ये गैसियस सब्सटेंसेस होता है। तो चलिए, व्हेन कोल इज प्रोड्यूस टू मेक कोक, कोल गैस इज प्रोड्यूस। जब कोल को हम कोक बनाने में यूज़ करते हैं, वो सॉलिड वाला सब्सटेंस, तो उसमें कोल गैस फॉर्म होती है। ओके, सो कोल गैस के भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। इसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और ये एक हीट और लाइट का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कोल गैस। नाउ हमने पढ़ा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, यहाँ पे हमने पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि कोल गैस, कोक और कोल तार, ये सब इन द एब्सेंस ऑफ एयर बनते हैं। बट क्या होता है कि कोल गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, सो द मेन क्वेश्चन इज, जो हमारे दिमाग में अब उठता है, हाउ आर कोल गैस, कोल तार एंड कोक आर ऑब्टेन्ड। अब कोल तार, कोल गैस और कोक कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? सो व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को हम गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है
तो उसमें से गैस निकलेगा धुआं, तो वो गैस हो गई हमारी कोल गैस। दूसरा, उसमें से कुछ थिक लिक्विड भी निकलेगा। हीट करने पे, हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, अगर हम शुगर को हीट करते हैं तो उसमें से हमारी चाशनी फॉर्म होती है, वो लिक्विड थिक लेयर की लिक्विड फॉर्म होती है शुगर वाली। तो इसी तरीके से अगर हम कोल को भी बर्न करते हैं, कोल को भी हीट करते हैं, तो इसमें से भी एक लिक्विड सब्सटेंस बाहर आता है जो कि हमारा कहलाता है कोल tar। और जो सॉइल रेसिड्यू होता है, जो सॉइल वाला सब्सटेंस हमारा बच जाता है, जो सॉलिड सॉलिड जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है, उसे हम कहते हैं कोक। Okay, so this was the part number 1 for the chapter coal and petroleum. I will also bring the part number 2, and this video will be continued in the part number 2. But till then, take care of yourself, stay at home, and please like, comment and share this video, and also subscribe to my channel to get all the notifications earlier. And I'm very very thankful to yours to because you have watched this video and made me motivate. Okay, so we'll meet in the next video. Bye bye, take care of yourself till then.